क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि क्या मैं सच में खुद से प्यार करता हूँ या बस वैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ जैसा दूसरे मुझे देखना चाहते हैं? और इस पूरी कोशिश में कहीं खुद की आवाज़ ही तो नहीं दब गई? आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा विषय है आत्मप्रेम, यानी सेल्फ लव। और ये सिर्फ कोई अच्छा महसूस करने वाला फैंसी शब्द नहीं है। ये एक रोज़मर्रा का अभ्यास है, एक तरह का डिसिप्लिन है। इस विषय की गहराई में जाने के लिए हमारे पास दो बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। एक है जाना मागो की किताब यू गॉट दिस, द आर्ट ऑफ लविंग योरसेल्फ पर बना एक यूट्यूब वीडियो जिसमें इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। और दूसरा है उसी किताब का एक गहरा विषयगत विश्लेषण। और दोनों स्रोत ये कहते हैं कि यह किताब एक आईने की तरह है, जो हमें हमारी सच्चाई दिखाती है, मतलब बिना किसी फिल्टर के। तो चलिए इस आईने में झांकते हैं और देखते हैं कि खुद से दोस्ती करने का, अपनी कीमत पहचानने का मतलब असल में है क्या। जो दिमाग में आती है और अक्सर ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, वो है कि आत्म प्रेम का मतलब है स्वार्थी हो जाना, बिल्कुल। कि घमंडी हो जाना। हाँ, कि बस अपने बारे में सोचना। लेकिन जो हमारे स्रोत हैं वो इस आइडिया को पूरी तरह से तोड़ते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि स्वार्थ होता है दूसरों की कीमत पर अपनी जरूरतों को पूरा करना, जबकि आत्मप्रेम अपनी जरूरतों को दूसरों के बराबर सम्मान देना है। दूसरों के बराबर? हाँ, ये खुद को सबसे ऊपर रखना नहीं है, ये बस खुद को उस लिस्ट में शामिल करना है जहां शायद पहले आप थे ही नहीं। वाह, ये बहुत पावरफुल बात है कि खुद को उस लिस्ट में शामिल करना। हाँ। किताब में एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी भी दी गई है कि आत्म प्रेम की शुरुआत तब होती है जब हम खुद को एक दोस्त की तरह देखना शुरू करते हैं। सोचिए, जब हमसे कोई गलती होती है, हम खुद को कितना कोसते हैं। मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझसे हमेशा गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल, बहुत कठोर हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई दोस्त वही गलती करे तो हम उसे सहारा देते हैं, कहते कोई बात नहीं, सबसे होता है। हाँ। बस यही नजरिया खुद के लिए अपनाना सेल्फ लव का पहला कदम है। बिल्कुल। और ये कोई मतलब एक दिन का इमोशनल हाई नहीं है कि आज अच्छा महसूस कर लिया तो हो गया। नहीं। ये एक रोज का अभ्यास है। एक स्रोत में कहा गया है, आप खुद को जितना अधिक स्वीकार करेंगे उतना ही आप जीवन में खुलकर जी पाएंगे। स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। हाँ, एक्सेप्टेंस ही इसकी नींव है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को सुधारना छोड़ दें। इसका मतलब बस ये है कि आप जहां हैं, जैसे हैं, उस सच्चाई को पहले स्वीकार करें, बिना खुद को जज किए। ये हर दिन खुद के साथ थोड़ा और नर्म होने का सफर है। तो अगर ये इतना जरूरी है तो इसे करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन क्यों बन जाते हैं? इस पर किताब दो मुख्य बाधाओं पर जोर देती है। पहली है हमारे अंदर की वो आवाज जो लगातार हमें जज करती रहती है, जिसे स्रोतों में इनर क्रिटिक कहा गया है। किताब में एक बहुत ही असरदार बात कही गई है, आपका सबसे गहरा रिश्ता उस आवाज से होता है जो हर समय आपके दिमाग में बोलती है। सही बात है। और ज्यादातर लोगों के लिए ये आवाज एक कठोर टीचर की तरह होती है, जो हमेशा गलतियां निकालती है। तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, लोग क्या सोचेंगे। हाँ, लोग क्या सोचेंगे। ये आवाज 24 घंटे हमारे साथ रहती है। और ये आवाज यूं ही नहीं बनती। लेखक समझाते हैं कि ये अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों की गूंज होती है। अच्छा। हमारे पेरेंट्स या टीचर्स की कही बातें, सामाजिक दबाव, हमारी पिछली असफलताएं, ये सब मिलकर इसे बनाते हैं। और इसे दबाने की कोशिश करना और भी खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जिसे दबाते हैं वो और ताकतवर होकर वापस आता है। तो किताब का सुझाव है कि इसे दबाने की बजाय इसे पहचानिए। समझिए कि ये आवाज आप नहीं है, ये बस एक पुरानी रिकॉर्डिंग है जो आपके दिमाग में बज रही है। जब आप इसे पहचान लेते हैं तब आप इससे एक दूरी बना सकते हैं और धीरे धीरे इस आलोचक को एक कोच में बदल सकते हैं। और दूसरी बड़ी बाधा जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, वो है तुलना। ये तो बहुत बड़ी है। किताब इसे खुशी का चोर कहती है। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। ये बात हम सबने सुनी है, लेकिन जिस तरह से स्रोत इसे सोशल मीडिया से जोड़ते हैं वो वाकई आंखें खोलने वाला है। हम सच में अपनी रोजमर्रा की सच्चाई की तुलना किसी और की फिल्टर की हुई केयरफुली क्यूरेटेड हाईलाइट रील से कर रहे होते हैं। ये तो एक हारी हुई बाजी है ना? बिल्कुल। ये एक ऐसी रेस है जिसे कोई जीत ही नहीं सकता है। किताब इस पर एक बहुत ही व्यवहारिक और शक्तिशाली सुझाव देती है। अगर तुलना करनी ही है तो अपनी तुलना केवल और केवल अपने कल के संस्करण से करें, किसी और से नहीं। किसी और से नहीं। आज आप कल से कहाँ बेहतर हैं, आपने कल से क्या नया सीखा, बस यही मायने रखता है।
हर किसी का सफर, उनकी गति, उनकी परिस्थितियां, सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। अपनी खुद की छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना बहुत जरूरी है। तो ये इनर क्रिटिक और तुलना की बातें सुनकर लगता है कि हम अपने ही मन के जाल में बिल्कुल, एक तरह के जाल में ही फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं। तो सवाल यह है कि इस जाल को काटें कैसे? क्या सिर्फ सोचने से काम चलेगा? नहीं। स्रोत कहते हैं बिल्कुल नहीं। असली बदलाव एक्शन में है, और इसकी शुरुआत होती है सबसे मुश्किल कामों में से एक से, सीमाएं तय करना, सेटिंग बाउंड्रीज। किताब में एक लाइन है जो मुझे लगता है हर किसी को अपने स्टडी टेबल पर लिख लेनी चाहिए। अच्छा। हर हाँ जो आपने मजबूरी में कहा वो खुद के प्रति एक ना था। वाह। और ये सुनकर पहली बार में शायद ज्यादा न लगे, लेकिन सोचिए, जब कोई दोस्त देर रात फोन करता है और आप बुरी तरह थके हुए हैं, पर आप फिर भी हाँ हाँ बोल कह देते हैं। उस एक हाँ में आपने अपनी नींद और आराम को ना कह दिया। ये छोटा सा उदाहरण दिखाता है कि ये कितनी गहरी बात है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सीमाएं तय करना रिश्तों को कमजोर नहीं करता, बल्कि उन्हें मजबूत बनाता है। हाँ, उन्हें मजबूत बनाता है। क्योंकि स्वस्थ रिश्ते सम्मान पर आधारित होते हैं, मजबूरी पर नहीं। जब आप अपनी सीमाएं बताते हैं तो आप दूसरों को सिखा रहे होते हैं कि वे आपसे कैसा व्यवहार करें। शुरुआत में ये बहुत ऑकवर्ड लग सकता है ना? गिल्ट महसूस हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन किताब कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली वाक्य भी सुझाती है, जैसे मुझे सोचने के लिए अभी वक्त चाहिए, या मैं इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहती। ये बिना किसी टकराव के अपनी सीमा बताने में मदद करते हैं। ना कहना एक स्किल है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। अगला बहुत जरूरी कदम है खुद को माफ करना। हम में से कई लोग अपनी पुरानी गलतियों का बोझ सालों साल ढोते रहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपने दिमाग में एक ही गलती की फिल्म सालों साल चलाते रहते हैं और हर बार खुद को विलेन की तरह देखते हैं। सही बात है। स्रोत हमें याद दिलाते हैं, आपकी गलतियां आपका मूल्य तय नहीं करती। बिल्कुल। और खुद को माफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम उस गलती को सही ठहरा रहे हैं। नहीं। इसका मतलब है कि हम उस दर्द और अपराध बोध से खुद को आजाद करने का निर्णय ले रहे हैं जिसे हम अब तक ढो रहे थे। ये हीलिंग की प्रक्रिया का सबसे जरूरी कदम है। तो ये उस प्रोजेक्टर को बंद करने जैसा है। हाँ, ताकि आप आज की फिल्म देख सकें, ना कि अतीत की। जब हम खुद को माफ करते हैं तभी हम सच में आगे बढ़ पाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और खूबसूरत विचार है अपूर्णताओं को गले लगाना। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट बेटा या बेटी, परफेक्ट कर्मचारी, हर चीज में। लेकिन लेखक कहते हैं कि अपूर्णता इंसानियत की निशानी है, ये कोई दोष नहीं है। किताब में एक अद्भुत पंक्ति है, आप इंसान हैं, मशीन नहीं। आपको परफेक्ट नहीं होना, बस सच्चा होना है। और आखिर में दो बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास हैं, सेल्फ टॉक और सेल्फ केयर। हमारी आंतरिक बातचीत। हाँ, यानी हम खुद से क्या कहते हैं वो हमारी हकीकत बन जाती है। किताब सकारात्मक कथनों मतलब अफर्मेशंस के अभ्यास पर बहुत जोर देती है। इसके पीछे का विज्ञान भी काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, हमारा दिमाग जिस बात को बार बार सुनता है उसे सच मानने लगता है, चाहे वो बात हमारा इनर क्रिटिक कहे या हम खुद कहें। तो अफर्मेशंस असल में अपने दिमाग को एक नई सकारात्मक सच्चाई सिखाने का तरीका है। जैसे मैं काबिल हूँ। हाँ, या मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। जब ये बार बार दोहराए जाते हैं तो ये हमारे दिमाग की पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग की जगह ले लेते हैं। और सेल्फ केयर, जैसा कि किताब कहती है, कोई लग्जरी नहीं है, जरूरत है। एक जरूरत है। और इसका मतलब सिर्फ स्पा जाना या महंगी छुट्टी पर जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है अपनी भावनाओं को सुनना, अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना और सबसे जरूरी, थके होने पर आराम करना। हाँ, किताब की एक यादगार बात है, जब आप थक जाते हैं तो छोड़िए नहीं, रुकिए। रुकना, खुद की मरम्मत करना, ये आत्म प्रेम का सबसे व्यवहारिक रूप है। तो जब हम ये सब करना सीखते हैं, अपनी सीमाएं तय करना, खुद को माफ करना, अपनी अंदर की आवाज को बदलना, तो इसका हमारे बाहरी रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब हमारे दोस्तों, परिवार, पार्टनर के साथ संबंधों पर बहुत गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रभाव पड़ता है। लेखक बताते हैं कि जब हम खुद से प्यार नहीं करते तो हम दूसरों से मान्यता मतलब वैलिडेशन मांगते हैं। हम अपनी खुशी के लिए, अपने आत्म मूल्य के लिए भावनात्मक रूप से उन पर निर्भर हो जाते हैं। हर बात में ये सोचना कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या वो हमें पसंद करेंगे। हमारा सेल्फ वर्थ बाहरी मंजूरी पे टिक जाता है।
किताब में एक बहुत मार्मिक बात कही गई है जो इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। जब तक आप खुद को पूरी तरह नहीं अपनाते, तब तक दूसरों का प्यार भी अधूरा लगता है। ये ऐसा है जैसे हमारा कप अंदर से खाली है और हम उम्मीद करते हैं कि कोई और आके उसे भर देगा। सही बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई दूसरा आपके कप को नहीं भर सकता। ये काम सिर्फ और सिर्फ आपका है। और आत्म प्रेम हमें इसी भावनात्मक निर्भरता से निकालकर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरों की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सामाजिक प्राणी हैं। इसका मतलब बस ये है कि हमारी खुशी या हमारा आत्ममूल्य दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता। जब हम खुद को भीतर से भरा हुआ और संपूर्ण महसूस करते हैं, तब दूसरों का प्यार और साथ एक खूबसूरत बोनस बन जाता है। जरूरत नहीं। तब हम बराबरी और सम्मान पर आधारित स्वस्थ रिश्ते बना पाते हैं, न कि जरूरत और डर पर आधारित। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि आत्म प्रेम कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन पा लिया जाए। चक से एक दोस्त बनाने के बारे में है। जैसा कि किताब का शीर्षक और संदेश है, यू गॉट दिस। आप जैसे हैं वैसे ही मूल्यवान और पर्याप्त हैं। आपको खुद को बदलने की नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपनाने की जरूरत है। यह यात्रा हर दिन खुद के साथ थोड़ा और नर्म होने की है, थोड़ा और दयालु होने की, स्रोतों में खुद से बात करने और अपनी भीतरी आवाज को बदलने पर बहुत जोर दिया गया है, जो कि बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है, क्या होगा अगर अगला कदम सिर्फ इस आवाज को बदलना ही ना हो, बल्कि इसके परे जाकर अपने साथ पूरी खामोशी में बैठना सीखना हो, बिना किसी भीतरी संवाद के। ये किसी शब्द की जरूरत ही ना हो।